वेलकम बैक टू प्रेप पीजी बायोलॉजी नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स। आज कार्बोहाइड्रेट का सेकंड सेशन है। कार्बोहाइड्रेट के फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स की डिटेलिंग मैंने कर दिए थे। इवन मैंने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज के सेकेंड सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीसेक्राइड को। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड्स में सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, देन मैं पॉलीसेक्राइड को क्लासीफाई करूंगा और क्लासिफिकेशन के बाद इंडिविजुअल एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड के बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि पॉलीसेक्राइड क्या है, पॉलीमर है ये। ठीक है, और कोई भी पॉलीमर हो उसका कोई ना कोई आपको मोनोमेरिक यूनिट मिलेगा। ठीक है, लाइक यहाँ आप देखो कोई भी पॉलीमर है तो पॉलीमर का कोई ना कोई क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट्स होगा, और उस रिपीटिंग यूनिट्स को क्या बोलेंगे, मोनोमेरिक यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, पॉलीमर है, और इस पॉलीमर का जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। ठीक है, इवन मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स भी यहाँ पे यूनिट्स की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे है मॉडिफाइड मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, वो भी यहाँ पे रिपीट होंगे और पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सेकेंड जो लाइन है वो ये है कि मोनोसेक्राइड्स के जो नंबर हैं यहाँ पे मोर देन 10 होंगे, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। और मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स जो है वो कैसे बॉन्डिंग करेंगे, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से ये अटैच होते हैं। लाइक आप समझ लो ऐसे कि ये क्या है, आपके दो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स है और इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, ग्लाइकोसिटिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से ये दोनों अटैच होंगे और ऐसे बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, और फाइनली क्या बनेगा आपका, पॉलीसेक्राइड्स यूनिट्स। मैंने आपको ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के बारे में पहले ही बताया है जब मैं आपको न्यूक्लिक एसिड टॉपिक बता रहा था। तो न्यूक्लिक एसिड टॉपिक में मैंने आपको राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर का मैंने नाइट्रोजनस बेस के बीच में मैंने बताया था कि बॉन्ड होते हैं, और वो बॉन्ड एक्चुअली क्या होते हैं, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होते हैं। एक बार आप वीडियो लेक्चर्स को रिपीट करके देखिएगा, आपको मिलेगा कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड मिल रहा है बिटवीन मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे जो मेन जो लाइन आपको देखने को मिला वो क्या देखने को मिला, नंबर ऑफ जो मोनोसेक्राइड यूनिट होंगे वो मोर देन 10 होंगे। ठीक है, और जो भी मोनोसेक्राइड्स यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो सिंगल टाइप का भी हो सकता है और मोर देन 1 टाइप का भी हो सकता है। आगे मैं अभी डिटेल करूँगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि पॉलीसेक्राइड्स में जो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स है वो सिंगल टाइप के भी हो सकते हैं और मोर देन 1 टाइप के भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये मोनोसेक्राइड्स जो है मॉडिफाइड भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ये डेरिवेटिव्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलीसेक्राइड का बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। एक बार आते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड पे देखिए मैंने मेंशन कर रखा है, पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10 रिपीट यूनिट्स ऑफ monosaccharides or their derivatives. Derivatives means कि modified form of monosaccharides। ठीक है, held together by glycosidic bond। ठीक है, और फर्दर इनको क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरी में। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है होमोपॉलीसेक्राइड्स, सेकेंड कैटेगरी क्या है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ओनली 1 टाइप का मोनोसेक्राइड यूनिट्स यहाँ पे आपको दिखेगा, सिंगल टाइप का। दैट मीन्स कि सिंगल टाइप का। ठीक है, एग्जांपल्स आप देखो, एग्जांपल्स में क्या है, स्टार्च है, स्टार्च में ओनली ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन में भी क्या है, ओनली ग्लूकोज है। यहाँ पे भी क्या है, ओनली ग्लूकोज है। डेक्सट्रिन में भी क्या है, ओनली ग्लूकोज है। बट इनुलिन में क्या है, ओनली फ्रक्टोज है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल टाइप के क्या यूज हो रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स यूनिट हो रहे हैं। दैट्स वाई इनको हम क्या बोल रहे हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स। बट जब आप हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ क्या मिलने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स यूनिट मिलने वाले हैं। ध्यान से आपको सुनना होगा। ठीक है,
और देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स अभी जस्ट मैंने बताया कि डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और सिंपल मोनोसैकेराइड्स भी इन्वॉल्व होगा, बट यहाँ पे जो नंबर टाइप होंगे वो मोर देन वन टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, आप मोर देन वन टाइप भी बोल सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना होगा, यहाँ सिंगल टाइप तो यहाँ पे डिफरेंट आर मोर देन वन टाइप। ठीक है, ऑफ मोनोसैकेराइड आर देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स पे आते हैं तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में थोड़ा से अनयूजुअल एग्जाम्पल्स हैं जो आप कम सुनते हैं। लाइक फर्स्ट जो एग्जाम्पल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, सेकेंड ग्लाइकोप्रोटीन्स है, थर्ड है आपका काइटिन, फोर्थ है आपका पेप्टाइडोग्लाइकन, फिफ्थ है पैक्टिन और लास्ट है आपका हेमीसेलुलोज। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको पॉलीसैकेराइड्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल्स की लिस्टिंग कर दी है। अब इंडिविजुअल्स हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टार्च है। ध्यान देना होगा, स्टार्च आपके सिलेबस में है। थोड़ा सा आपको सेलुलोज के बारे में पढ़ना है, थोड़ा ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ना आपको है। इनुलिन्स पे 1 और 2 लाइन्स आपको मिलेंगे। ठीक है, देन काइटिन पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके मेन पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं आज डिटेल करूंगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट टॉपिक है होमोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स में मैंने आपको जस्ट कुछ एग्जाम्पल बताया था। फर्स्ट जो एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको वो था स्टार्च, सेकेंड ग्लाइकोजन, थर्ड सेलुलोज, देन डेक्सट्रीन, देन इनुलिन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे होमोपॉलीसैकेराइड्स के, जिसमें मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, स्टार्च है। और मैं आपको बता दूँ कि स्टार्च जो है एनिमल का मेन इम्पॉर्टेंट डाइटरी एनर्जी सोर्स है। ठीक है, मतलब कि आप जब एनिमल की डाइट कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अगर है तो वो क्या है, स्टार्च है। और स्टार्च हमारा मेन डाइटरी एनर्जी सोर्स है। ठीक है, अगर एनिमल सर्वाइव करता है तो उस सर्वाइवल में जो है मेन जो डाइट का कंपोनेंट है वो क्या है, स्टार्च है। और ये स्टार्च जो है कहाँ पे है, ये प्लांट में है, प्लांट के पार्ट्स में है। एग्जाम्पल्स देखिए आप, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सीरियल, रूट्स, ट्यूबर, वेजिटेबल्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च मिलने वाला है। ठीक है, और इसी पार्ट को हम लेते हैं डाइट में तो एनर्जी हमको मिलती है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट लाइन है स्टार्च का, वो क्या है कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्च क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड है और यहाँ पे सिंगल टाइप का मोनोसैकेराइड यूनिट यूज होगा। ठीक है, स्टार्च क्या है, स्टार्च इज ए एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। और होमोपॉलीसैकेराइड्स में मैंने पहले बताया कि इट कंसिस्ट सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। और यहाँ पे मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, दैट मीन्स कि स्टार्च जो है ग्लूकोज के रिपीटिशन से फॉर्म होगा। स्टार्च जो होगा वो ग्लूकोज के रिपीटिशन से फॉर्म होगा। और यहाँ पे बॉन्ड जो इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, हमेशा की तरह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग करने के बाद एक चेन का फॉर्मेशन होगा, एक चेन का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलेंगे वो पॉलीसैकेराइड चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड चेन बोलेंगे। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड चेन के 2 एंड होते हैं, राइट एंड होता है और लेफ्ट एंड होता है। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये एक चेन मैंने बना रखा है पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड का ये जो एंड है ये है राइट एंड है और ये एंड है आपका लेफ्ट एंड। ठीक है, राइट एंड पे रिड्यूसिंग शुगर होंगे और आपको बता दूं कि लेफ्ट एंड पे क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। ये आपको लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आया हुआ एग्जाम्स में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पॉलीसैकेराइड की ये चेन है, होमोपॉलीसैकेराइड की चेन है ये। ठीक है, और इसका ये राइट एंड है और ये इसका लेफ्ट एंड है। राइट एंड पे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं और लेफ्ट एंड पे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है, अब आते हैं स्टार्च के नेक्स्ट लाइन पे, वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन ये है कि जब भी स्टार्च जो है का आप
एनालिसिस करते हैं तो आप आयोडीन टेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको लेबोरेटरी में प्रूफ करना हो कि कोई सब्सटेंस आपको दे दिया जाए, वो एक्चुअली में होगा स्टार्च, ठीक है, और स्टार्च को दिया जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्टार्च वो है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप करेंगे क्या, आप आयोडीन टेस्ट करेंगे। स्टार्च को स्टार्च प्रूफ करना है तो आयोडीन टेस्ट करना होगा। और आपको बता दूं कि स्टार्च के स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो स्टार्च में आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट मीन्स कि सेकेंडरी पोर्शन मिलेगा। और ये जो सेकेंडरी पोर्शन ऑफ स्टार्च होगा ये आयोडीन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और ब्लू कलर देगा, ठीक है, डार्क ब्लू और ब्लैक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि आयोडीन के साथ जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और ब्लू कलर देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कई बार नीट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है वो कि ये है कि स्टार्च की तरह क्या सेलुलोज भी आयोडीन टेस्ट करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं स्टार्च और सेलुलोज के बीच में। तो सेलुलोज में आपको बता दूं कि सेलुलोज जो है आयोडीन के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देता है, कोई भी कलर नहीं देता है, ठीक है। सो दैट यहाँ मेंशन मैंने किया है, सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हैंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन टेस्ट। और जब ये आयोडीन को होल्ड नहीं करेगा तो ये कलर नहीं देगा, ठीक है। एक बार देखिए फिर से, starch form helical secondary structures. In fact, starch can hold iodine molecules in the form of helical portion. The starch iodine is blue in color, ठीक है ना, मतलब ये कलर जो देगा वो ब्लू कलर देगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्च के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, और ये जो है आयोडीन को होल्ड करता है और ब्लू कलर देता है रिएक्ट करने के बाद, ठीक है। सेलुलोज में ये हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, सो दैट ये रिएक्ट नहीं करेगा आयोडीन के साथ, ठीक है, और रिएक्ट नहीं करेगा तो ये कोई भी कलर नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपके स्टार्च के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हो गए। अब आते हैं स्टार्च के कॉम्पोजिशंस पे, ठीक है। दैट मीन्स कि उनका जो उनके अंदर जो चेन है या उसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्च के कंपोजिशन को अगर डिस्कस करें तो स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो एमाइलो चेन होता है और सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो एमाइलोपेक्टिन होता है, ठीक है। एक बार देखिए आप बोर्ड की तरफ, एमाइलो चेन और एमाइलोपेक्टिन चेन। एमाइलो चेन जो होते हैं वो अनब्रांच चेन होते हैं। क्या होते हैं, अनब्रांच चेन होते हैं। और अनब्रांच जो मतलब है यहाँ पे मीनिंग है वो क्या है, लीनियर, ठीक है, लीनियर है। और लीनियर आज स्ट्रेट भी बोल सकते हैं आप। और लीनियर चेन में जो नंबर ऑफ ग्लूकोज जो होंगे वो 200 to 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे। लाइक आप एग्जांपल्स की तरह देखें इसको डायग्राम में, ये ग्लूकोज के यूनिट्स है, ये जो बीट्स बना रहा हूँ बीट्स क्या है, ग्लूकोज की यूनिट है। और ऐसे जो है 200 से 1000 ग्लूकोज की यूनिट्स जो है एक लीनियर चेन के फॉर्म में अटैच होंगे और उसको क्या बोलेंगे आप, एमाइलोज चेन बोलेंगे, ठीक है। और उनमें जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी पर्टिकुलर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है। बॉन्ड क्या होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड जो चेन होगा वो होगा एमाइलोपेक्टिन चेन। और एमाइलोपेक्टिन चेन में फ्यू थाउजेंड्स ग्लूकोज के यूनिट्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होने वाला, ब्रांचिंग होगा। ब्रांचिंग को अगर आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, सपोज दैट ये स्ट्रेट चेन हो गया, ठीक है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो गए आपके, और इसमें ये ब्रांचिंग हो गई। क्या हो गई, ये ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है एक्चुअली ये ब्रांच कहाँ पे है, एमाइलोपेक्टिन में है, ठीक है। और जो ब्रांचिंग होगी वहाँ पे बॉन्ड का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। स्ट्रेट में चेन में क्या होता है, बॉन्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और जब ब्रांचिंग होती है तो ब्रांचिंग पोजीशन पे बॉन्ड का नेम चेंज हो जाता है, अल्फा 1,6 हो जाता है। नेम चेंज नहीं होता है एक्चुअली में, ये नंबर चेंज होता है। जो आप कार्बन नंबर्स को उसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 4 5 6, वो जो नंबरिंग है उसके बिहार पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेट जब चेन होती है तो बॉन्ड क्या होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। जैसा कि एमाइलो चेन में आपको बताया था, एमाइलो चेन में भी क्या था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। एमाइलोपेक्टिन में भी क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बट स्ट्रेट चेन में है
ब्रांचिंग की अगर बात करें तो ब्रांच वाले पोजीशन पे बॉन्ड क्या हो जाएगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि इस जगह पे अल्फा 1,4 होगा। ठीक है, और इस पोजीशन पे जहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है वहाँ पे क्या होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लर्न करना होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए, एमाइलो चेन अनब्रांच है, अनब्रांच मीन्स लीनियर और स्ट्रेट चेन। बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, जब आप एमाइलोपैक्टिन की बात करेंगे तो वो कैसा चेन है, वो ब्रांच चेन है। दैट मीन्स कि वहाँ पे बीच बीच में क्या होने वाले हैं, ब्रांचिंग होने वाली है। ठीक है, ब्रांच पोजीशन पे बॉन्डिंग जो ऑर्डर होगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और स्ट्रेट में क्या होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और ध्यान देना होगा, यहाँ पे मैं बार बार अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ। अल्फ़ा क्या है, टाइप ऑफ। जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ग्लूकोज का तो वहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो है ग्लूकोज के टाइप मिलेंगे। ठीक है, स्टार्च में जो ग्लूकोज होता है वो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है। ठीक है, जब आप सेलुलोज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको ग्लूकोज जो है बीटा टाइप का मिलेगा। यहाँ पे अल्फ़ा है और वहाँ पे बीटा है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो अल्फ़ा ग्लूकोज है या अल्फ़ा ग्लूकोज जब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो उन बॉन्ड को हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्लीव कर सकते हैं। बट जब बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आएंगे तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उन बॉन्ड को क्लीव नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान देना होगा। जैसे कि आप अगर सेलुलोज अगर डाइट मिले ज़्यादा तो सेलुलोज का डाइजेशन आपके बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, आपके बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। बट जब आप स्टार्च लेते हैं, लाइक आप पोटैटो या राइस खाते हैं, तो उसमें जो बॉन्ड होता है अल्फ़ा 1,4 और अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और ये जो अल्फ़ा वाले बॉन्ड्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से क्लीव हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम से क्लीव और डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसीलिए सेलुलोज का डाइजेशन हम लोग की बॉडी में नहीं होता है, स्टार्च का डाइजेशन हम लोग की बॉडी में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चेन्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एमाइलो चेन कैसा होता है, अनब्रांच होता है। ठीक है, और एमाइलोपैक्टिन क्या होता है, आपका ब्रांच होता है। ठीक है, ब्रांचिंग में जो बॉन्ड होगा वो अल्फ़ा 1,6 होगा, मतलब ब्रांच पोजीशन पे जो बॉन्डिंग होगा 1,6 होगा, और जो स्ट्रेट चेन में बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा 1,4 होगा। ठीक है, एमाइलोपैक्टिन में 1,4 भी होगा, 1,6 भी होगा, वेयर एज एमाइलो चेन में ओनली 1,4 होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन जो है ये भी क्या है, होमो पॉलीसेकेराइड है, बिकॉज इसका भी जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो क्या है, सिंगल है। ठीक है, और ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लाइकोजन का जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज है और वो सिंगल है। ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। और इसीलिए हम बार बार क्या बोलते हैं, जब सिंगल टाइप का मोनोसेकेराइड यूनिट्स रिपीट होगा तो होमोपॉलीसेकेराइड्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो ग्लाइकोजन है ये कहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट होता है। ये लीवर में हमारे प्रेजेंट होगा, मसल्स में होगा, ब्रेन में होगा। ठीक है, ये लर्न करना होगा। और आपको बता दूं कि ये जो ग्लाइकोजन है ये अदर डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स में भी आपको मिलेगा, जैसे कि आपको फंगस में भी मिल सकता है, ये ईस्ट में मिल सकता है आपको, और वो प्लांट्स जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, जो वो प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है वहाँ पे जो एनर्जी सोर्स होता है, रिजर्व एनर्जी सोर्स जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं रिपीट कर देता हूँ। फंगस में प्रेजेंट होगा, देन आपका ईस्ट में प्रेजेंट होगा, और वो प्लांट जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा वहाँ पे भी ग्लाइकोजन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके ऑकरेंस की बात हो गई ग्लाइकोजन की। अब आते हैं कि ग्लाइकोजन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा दिखेगा ये। ठीक है,
तो मैं आपको बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा किसके, एमाइलोपैक्टिन से। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि जब आप एमाइलोपैक्टिन से कंपेयर करेंगे ग्लाइकोजन को तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा सा होगा, बट वो डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग का। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचिंग कंपैरेटिवली लेस है, बट ग्लाइकोजन के केस में जो ब्रांचिंग होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होगा वो एमाइलोपैक्टिन जैसा ही होगा, जैसा कि एमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर है वैसा ही ग्लाइकोजन होगा, बट यहाँ पे ब्रांचेज होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेज वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, देन बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, अल्फ़ा 1,4 भी है और अल्फ़ा 1,6 है। बिकॉज आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जो 1,6 है वो कहाँ पे होगा, ब्रांचिंग पोजीशन पे होगा, और ग्लाइकोजन में भी क्या है, ब्रांचिंग है, तो 1,6 ब्रांचिंग पोजीशन पे होगा। अदरवाइज स्ट्रेट जब चेन होगा तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोजन के इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगे। और लास्ट जो लाइन है ग्लाइकोजन का वो ये है कि ग्लाइकोजन को आप एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, एनिमल स्टार्च। ठीक है, जैसे कि प्लांट में स्टार्च स्टोर होता है वैसे ही जो है लीवर के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, सो दैट इसको आप क्या बोल सकते हैं, एनिमल स्टार्च बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं सेलुलोज, इनुलिन एंड डेक्स्ट्रिन पे। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड में नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज को डिस्कस करते हैं। सेलुलोज में फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि सेलुलोज जो है मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की आप अगर ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं तो प्लांट्स का जो एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या है, सेलुलोज है। ठीक है, ध्यान देना होगा कि प्लांट के अंदर अगर आप ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं तो प्लांट के अंदर जो है सेलुलोज जो है वो एबंडेंट अमाउंट्स में आपको मिलने वाला है। ठीक है, और स्पेशली ये कहाँ पे मिलेगा, प्लांट के किस पार्ट में मिलेगा, प्लांट के सेल वॉल में। कई बार मैंने आपको बताया है कि जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज जो है वो का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी बता रखा है। ठीक है, अब आते हैं सेलुलोज कहाँ पे नहीं होगा। सेलुलोज जो है एनिमल बॉडी में नहीं होगा, मतलब इसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ थोड़ा भी अमाउंट इस एनिमल बॉडी में नहीं होगा। ठीक है, देन आते हैं कि ये जो सेलुलोज होता है ये कैसा होता है, मतलब अगर चेन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये अनब्रांच होता है। ये नोट करने वाला पॉइंट है, ये कैसा होता है, ये अनब्रांच चेन होता है। और आपको मैंने बताया कि जब अनब्रांचिंग की बात होगी, दैट मीन्स कि लीनियर चेन की बात होगी, तो बॉन्ड जो होगा वो ओनली क्या होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। क्योंकि जब भी स्ट्रेट चेन होगा, ठीक है, लीनियर चेन होगा, तो वहाँ पे बॉन्ड जो होंगे वो कौन से होंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सेलुलोज कहाँ पे होगा, प्लांट में होगा। प्लांट में अगर आप ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं तो प्लांट में एबंडेंट अमाउंट्स में आपको सेलुलोज मिलेगा। और प्लांट के किस पार्ट में मिलेगा, प्लांट के सेल वॉल में ये प्रीडोमिनेंटली मिलेगा। ठीक है, ये सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक अनब्रांच चेन से बना हुआ है। ठीक है, और अनब्रांच चेन किसका है, ये बीटा ग्लूकोज का है। ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट्स है वो क्या है, बीटा ग्लूकोज, वो भी नोट करिए आप। यहाँ पे बीटा ग्लूकोज इन्वॉल्व होगा। जस्ट मैंने अभी बताया कि स्टार्च में अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन में अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, बट सेलुलोज में जो ग्लूकोज होगा वो कौन सा होगा, बीटा ग्लूकोज होगा। और जब बॉन्डिंग आप मेंशन करेंगे तो बॉन्ड में भी आपको मेंशन करना होगा बीटा 1,4 इसलिए क्योंकि लीनियर चेन है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप इस बात को कि सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड, इसका रिपीटिंग यूनिट्स बीटा ग्लूकोज है। और जब ये बॉन्डिंग करेंगे बीटा ग्लूकोज तो बॉन्ड नेम क्या होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 पोजीशन क्यों है, क्योंकि ये अनब्रांच है, लीनियर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस थे, ध्यान दीजिएगा इसको आप। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इनुलिन। ठीक है, इनुलिन शायद आपने कम सुना है इस टर्म को। और ये जो इनुलिन होता है ये भी क्या है, एज अ टाइप ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड, और बिकॉज इसके अंदर भी क्या है, सिंगल टाइप का मोनोसैकेराइड है।
सिंगल टाइप का मोनोसेक्राइड कौन सा है यहाँ पे फ्रक्टोज है, ठीक है। मतलब फ्रक्टोज के रिपीटिशन से क्या बनने वाला है, इनुलिन बनने वाला है, ठीक है। और ये जो इनुलिन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, डहेलिया बल्ब में, गार्लिक में, ऑनियन में, ठीक है। इनका ऑकरेंस हो गया। और आपको बता दूं कि इनुलिन का डाइजेशन, ठीक है, या ऐसे बोलिए कि इनुलिन का यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इनुलिन का जो यूटिलाइजेशन है हमारे बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही एक्चुअली मैं आपको बताना था। क्या है ये लाइन, आप इनुलिन के हेल्प से किडनी का फंक्शन आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप जब किडनी फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है GFR। GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। जब आप स्क्रिटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टर्म मिलेगा GFR। और GFR का मेज़रमेंट जो है वो कर सकता है कौन, इनुलिन कर सकता है। और उससे आपको पता चल जाएगा कि किडनी का फंक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका इनुलिन टॉपिक भी फिनिश हो गया। ये भी एग्जाम्पल है किसका, होमोपॉलीसैकेराइड का। मैंने बताया कि इनुलिन भी क्या है, एक पॉलीमर है, और किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेक्स्ट्रीन, ठीक है। डेक्स्ट्रीन क्या है समझते हैं। डेक्स्ट्रीन जो है एक्चुअली में नेचुरली ये नहीं पाया जाता है। जब ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जब स्टार्च का डाइजेशन होता है, ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन होता है तो डेक्स्ट्रीन फॉर्म होता है। और डेक्स्ट्रीन के साथ साथ माल्टोज का भी फॉर्मेशन होता है, माल्टोज एज वेल एज आइसो माल्टोज। ध्यान देना होगा, आप डाइट में क्या लेते हैं, स्टार्च लेते हैं। स्टार्च डाइजेस्ट होता है किससे, एमाइलेज एंजाइम से, ठीक है। एमाइलेज दो होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट एमाइलेज होता है सेलेवरी एमाइलेज, और सेकंड जो होता है वो होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। सेलेवरी एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करते हैं, और डाइजेशन के बाद डेक्स्ट्रीन, माल्टोज और आइसोमाल्टोज का फॉर्मेशन होता है। माल्टोज और आइसोमाल्टोज मैंने पहले ही बताया ये क्या है, डाइसेक्राइड, दैट मीन्स कि ओलिगोसेक्राइड्स हैं, ठीक है। बट डेक्स्ट्रीन जो है ये ओलिगोसेक्राइड्स में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मोर देन 10 जो है यहाँ पे ग्लूकोज के यूनिट्स मिलेंगे। तो इसको भी हम कहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, पॉलीसेक्राइड में। और यहाँ पे सिंगल टाइप का मोनोसेक्राइड यूनिट यूज़ हो रहा है तो इसको होमोपॉलीसेक्राइड्स के कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करेंगे। और माल्टोज और आइसोमाल्टोज के कंपेरिजन में ये कॉम्प्लेक्स है, बट स्टार्च के कंपेरिजन में क्या है, सिंपल फॉर्म है, ठीक है। जब आप स्टार्च से कंपेयर करेंगे तो ये कंपेरेटिवली सिंपल होगा, बट आइसोमाल्टोज और माल्टोज से कंपेयर करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब ये इंटरमीडिएट एक स्टेज है, ठीक है, स्टार्च और माल्टोज और आइसोमाल्टोज के बीच में, ठीक है। ये जो डेक्स्ट्रीन है ये फर्दर डाइजेस्ट होता है डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम से, ठीक है। आपको शायद पता होना चाहिए कि डेक्स्ट्रीन का भी फर्दर डाइजेशन होगा, और डेक्स्ट्रीन जब ब्रेक होगा तो माल्टोज और आइसोमाल्टोज में ब्रेक होगा। और डेक्स्ट्रीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है डेक्स्ट्रिनेज। क्या होता है, डेक्स्ट्रिनेज, ठीक है। और ये डेक्स्ट्रिनेज जो होता है ये इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका डेक्स्ट्रीन भी टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो है हम हेट्रोपॉलीसेक्राइड डिस्कस करेंगे। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में आपको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं जानने हैं, सिंपली आपको एग्जाम्पल्स जानने हैं और काइटिन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको लेना होगा, ठीक है। होमोपॉलीसेक्राइड्स के बाद अब आते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड्स के बाद अब आते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे जो टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे वो मोर देन 1 मिलेंगे आपको, ठीक है। होमोपॉलीसेक्राइड्स के बाद अब आते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स पे। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में मैंने आज बताया स्टार्टिंग में कि हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में जो मोनोसेक्राइड्स के यूनिट है वो मोर देन 1 टाइप के होंगे, 8 डिफरेंट टाइप के होंगे, और उनके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताया था। एग्जांपल्स आपके सामने फिर से एक बार है, मैं बता रहा हूँ।
फर्स्ट एग्जांपल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सेकंड एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन, देन पेप्टाइडोग्लाइकन, पैक्टीन, हेमिसेलुलोज, अगार और एक आपका काइटिन है। ठीक है, काइटिन आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, आप सबसे पहले म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका हाइलोरोनिक एसिड, सेकंड हेपेरिन, फोर्थ कॉनिडेटिन सल्फेट और फिफ्थ केराटिन सल्फेट। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं जिसमें हाइलोरोनिक एसिड्स और हेपेरिन आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब इसका ज़्यादा यूज़ मिलेगा आपको बायोलॉजी में। मैं आपको बताता हूँ, हाइलोरोनिक एसिड आपको मिलेगा विट्रस ह्यूमर ऑफ आई, जब आप आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको। देन ओवम की जो कोटिंग होती है, ओवम ओवा जो होता है उसकी जो कवरिंग लेयर होती है वहाँ पे भी हाइलोरोनिक एसिड मिलेगा। साइनोवियल जॉइंट्स में भी मिलेगा, साइनोवियल जॉइंट्स में भी आपको ये मिलेगा। देन सीएसएफ मिलेगा। सीएसएफ मीन्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड्स में आपको सीएसएफ मिलेगा और उसी सीएसएफ का पार्ट होता है कि आपका हाइलोरोनिक एसिड। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सीएसएफ में होगा, साइनोवियल फ्लूइड में होगा, विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई में होगा, ओवम की कोटिंग में होगा। वहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन एक तरीके से वहाँ पे मिलेगा आपको हाइलोरोनिक एसिड का। ठीक है, इसके एक्चुअल कॉम्पोजिशंस की ज़रूरत आपको क्लास 12th में नहीं है और ना ही नीट के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि हाइलोरोनिक एसिड जो है इसके जो मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे वो डेरिवेटिव्स होंगे। कैसे होंगे? डेरिवेटिव्स होंगे और यहाँ मोर देन वन टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हिपैरिन। तो हिपैरिन मैं बता दूं ये एंटी कोगुलेंट्स हैं। जब आप ब्लड कॉम्पोजिशंस स्टडी करेंगे तो आपको हिपैरिन मिलेगा। हिपैरिन क्या हो गया? हेट्रोपॉलीसैकेराइड हो गया और आप इसको कार्बोहाइड्रेट में इन जनरल बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि एंटी कोगुलेंट हेपेरिन क्या है तो आप बता सकते हैं कि ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, और ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स आपका कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। एंटी कोगुलेंट्स इसको इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉनिडेटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट। ये दोनों जो हैं आपको डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया इतना सफिशिएंट है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के लिए। देन ग्लाइकोप्रोटीन्स तो बायोलॉजी के हर एक टॉपिक में आपको मिलेगा। आप आप सेल मेम्ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको जगह पे बहुत सारे चैप्टर्स में आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स देखने को मिलेगा। पैक्टीन और हेमिसेलुलोज ये भी क्या है? सेल वॉल के कंपोनेंट्स है। जब आप सेल वॉल के कंपोनेंट आप रिवाइज करेंगे, मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पैक्टीन और हेमिसेलुलोज मिलेंगे। ठीक है, आगार की बात करें तो आपको बता दूं कि आगार जो है ये एक एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है, एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है जो रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। रेड एल्गी, जब आप एल्गी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, एप्लीकेशंस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर आपके बुक में है, वहाँ पे ये आगार के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं काइटिन। और काइटिन में बता दूं कि काइटिन जो है ये क्या है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। ठीक है, और इसका रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन है। ठीक है, इसका रिपीटिंग यूनिट्स क्या है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। और यहाँ पे एन एसिटिल क्या है? एक एडिशनल ग्रुप है जो ग्लूकोज के साथ अटैच है, और दूसरा जो एडिशनल ग्रुप है वो है एमीन ग्लूकोज के साथ अटैच है। दैट मीन्स कि एसिटिल ग्रुप और एमीन ग्रुप जो है ग्लूकोज के साथ अटैच होके ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि मोनोसैकेराइड्स को वो मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है और वो मॉडिफाइड हो रहा है किससे? एमीन से मॉडिफाइड हो रहा है और एसिटिल ग्रुप से मॉडिफाई हो रहा है। मॉडिफाई होने के बाद जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, जिसको शॉर्ट में आप नैग बोल सकते हैं, और इसी के रिपीटिशन से काइटिन बनता है। और ये जो काइटिन है ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में मिलेंगे। जब आप इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन के कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे, इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन को, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन अगर आप डिस्कस करते हैं तो आपको वहाँ पे काइटिन मिलेगा। और एज वेल एज फंगल सेल वॉल, ध्यान देना आप, फंगस की जो सेल वॉल होती है वहाँ पे भी आपको मिलेगा क्या? काइटिन में। बार बार बोल रहा हूँ, इसको लर्न करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार नीट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है।
ठीक है, तो ये काइटिन कहाँ पे है? इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में है और फंगल सेल वॉल में है। ठीक है, तो ये मैंने हेट्रोपॉलीसेकेराइड यहाँ डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद कुछ जो है हेडिंग्स एनसीईआरटी के हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करूँगा और वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है, ध्यान देना होगा। बट उसके पहले आप कार्बोहाइड्रेट का अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, इससे रिलेटेड आप डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।